और इस बीच अब हर्षदा भी जुड़ती हुई, उनसे जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स। पहले एक काम करते हैं, जिसका लास्ट ट्रेड हो सकता है ब्लॉक विंडो में ना हो जाए तो पहले ही जान ली जाए पूरी अपडेट्स। जोमैटो, और इसके लिए तो गौरांग सर के पास आऊंगा। पता नहीं चार्ट के समीकरण तो अब देखेंगे कहाँ ट्रेड होता है उसके बाद। हर्षदा, क्या अपडेट्स है हमारे पास? जोमेटो में जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड फाइनेंस सिंगापुर अपनी कुछ हिस्सेदारी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। एंड फाइनेंस के पास करीब करीब 4.24% हिस्सेदारी एज ऑफ जून 2024। उसमें से लगभग 2% हिस्सा बेचने के लिए आ सकता है। कल शाम को जब ये अपडेट आया था कि ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी, उस समय तय था कि करीब करीब $408 मिलियन तक का सौदा होगा। लेकिन आज सुबह में अपडेट आ रहा है कि उस साइज को बढ़ाया गया है, अब $556 मिलियन तक का यह सौदा होगा। ध्यान रखिएगा, जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो करीब ₹251.68 के आसपास तय की गई है, यानी कि कल की क्लोज से ये करीब करीब 4% के डिस्काउंट पर सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल सुबह में ऑफकोर्स काफी जोरदार शुरुआत हुई, लेकिन बाजार बंद होते होते एकदम फ्लैट या हल्का सा नेगेटिव क्लोज आता हुआ दिखाई दिया, तो शायद मार्केट को आभास था कि इस तरह का सौदा जोमेटो में होगा। ध्यान रखिएगा आशीष, मैं एक साल में देख रही थी स्टॉक किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा चुका है। अगस्त 2023 में ये 89.75 पर था और इस समय हमने देखा है ये 260 के बियॉन्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगभग 2 टाइम्स ये स्टॉक डिलीवर कर चुका है रिटर्न। नहीं, रिटर्न तो अच्छे दिए, गजब दिए। पर कल रात से आज सुबह ऐसा क्या, बुक बिल्ड कर रहे थे तो खूब इंटरेस्ट दिखा, तो सोचा 1.5 की जगह 2 कर देते हैं, माल छोड़ देते जब हैं। ऐसा हुआ होगा ना? वही बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। और प्राइस भी टॉप का है बिल्कुल एकदम। आई थिंक एंटफिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जब इतना मिल जाएगा। 1.5 साल पहले स्टॉक 70 रुपये या 60 रुपये पे स्ट्रगल कर रहा था कि 260-250 का रेट मिल जाएगा। ये देखिए क्या एक वन वे रैली हुई है यहाँ पर, तो वाई नॉट, मतलब मिल रहा है मौका तो फिर बेचिए। ऐसे ही मेरे ख्याल से डिपस्टिक सर्वे वेदांता कह रहा था कि हिंदुस्तान जिंक में और छोड़ दो, पर वो पूरा माल ही नहीं बिका उसका। जोमेटो का देखते हैं आज कौन सी विंडो में कहाँ होता है ट्रांजैक्शन, कितने लोग खरीदने आते हैं सामने, उसके बाद टेक्निकली व्यू ले लेंगे। गजब के मूव्स स्टॉक ने बनाए हैं। लेकिन गौरांग सर, आप लोग का वैसे न्यू एज गजब कर रही हैं, हाल में लिस्ट हो पुरानी हो सब चमक रही हैं आजकल वापस। जोमेटो पे क्या व्यू है? 260-262 पे हो गया क्या? जी हाँ, और संजोग से मेरे ख्याल से जोमेटो का जब आईपीओ आया था तब उसका ऊपरी स्तर प्राइस का 76 था और ओला इलेक्ट्रिक का भी ऊपरी प्राइस बैंड 76 था। हम दोनों की तुलना तो नहीं कर रहे हैं, खाली एक संजोग की जो बात थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जोमेटो पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। मैं इस खबर को इस तरीके से देखूंगा कि कोई बड़ा निवेशक बेच नहीं रहा है, लेकिन सामने कोई बड़े निवेशक खरीदारी भी करेंगे। हाँ, स्टॉक चल चुका है इसलिए शायद थोड़ा बहुत, और कल मेरे ख्याल से कुछ रिपोर्ट भी आई थी किसी संस्थागत निवेशक की के 325-350 के लक्ष्यांक किए थे, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा थी सुबह सुबह जब ये खुला था कल, लेकिन फिर फीका पड़ गया था। जिस तरीके से अभी हर्षिता जी भी ब्लॉक डील के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो इस ब्लॉक डील को मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से सौदा होने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ या मुशक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से बहुत सरलता से हो जाएगा ये। उसके पश्चात शायद थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है और थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख सकते हैं। मुनाफे वसूली की चपेट में क्या ये आ सकता है? जिस तरीके से चला है पिछले 3-6 महीने में, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो जो बात हम कर रहे थे आशीष ब्लिंकिट को लेकर के, जब इसको खरीदा था जोमेटो ने, तो बाजार में चर्चा थी कि मूल्यांकन बहुत दे दिए थे और एक भारी भरकम बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठेगा। लेकिन आज की वास्तविकता यह कि कमाऊ बेटा हो चुका है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा योगदान ब्लिंकिट की तरफ से जोमेटो के बैलेंस शीट पर आएगा। अच्छा, वैसे गौरांग सर को क्या है, नई चीज़ों से परहेज है, तो ये सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कहीं आपको मिलेगा नामो निशान नहीं है इनका। ये जोमेटो वोमेटो की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी कुछ परहेज है? नहीं नहीं, उनका जोमेटो और स्विगी इन सब का हम प्रयोग बिल्कुल करते हैं और गोल्ड मेंबर भी हम जोमेटो में, और स्विगी में भी हमने स्विगी वन की मेंबरशिप ली है। और पहले हर बार मार्केट में जाना पड़ता था जो भी घरेलू चीजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट हमारी इस सेवाओं में बहुत तात्पर्य खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जोमेटो पे ये व्यू है भाई, देखते हैं आज तो क्या। इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको आशीष, मैं परसों एक रील देख रहा था। तो परसों मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि एक बंदे ने 1 महीने के लिए 3 ऐप अनइंस्टॉल की।
जोमेटो, स्विगी, मतलब जोमेटो के साथ ब्लिंकिट, स्विगी के साथ, स्विगी में तो इंस्टामार्ट इनबिल्ट है, और तीसरा गूगल पे। उसने वो अनइंस्टॉल की 3 ऐप्स, और उसके बाद उसने अपना फाइनेंशियल्स कंपेयर किए और उसने नोटिस किया कि उसका बहुत पैसा बच रहा था। हम ना आज की डेट में, मैं खुद देखता हूँ, आजकल हम अपना गूगल पे देखोगे ना आप, तो इंस्टामार्ट पे कुछ भी अच्छा लगा, फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, कोई ना कोई अच्छा ऐड लगा, उस पर क्लिक किया, आप वो ऑर्डर कर दिया। जी पे ये पूरी आपको ना इतना यूज टू बना दिया ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता है ये छोटे छोटे चीज़ें ना कितना एडअप हो जाती हैं। मैं हमेशा एक लोगों को एक नसीहत देता हूँ कि आपके पास ना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। उसमें हर महीने एक पर्टिकुलर पैसा ट्रांसफर कर दो, चलो 5,000 रुपये की, चलो 5,000 रुपये की यूपीआई ट्रांजैक्शन, वरना ये सब एडअप होते जाएंगे। और मतलब ऊपर ये से 6 महीने का कई लोग बैंक डॉक्यूमेंट मांगते हैं, प्रिंट आउट, वो देने में फिर आपका ये बल्क जाएगा क्योंकि आपने 5-5 10 रुपए खर्च कर रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, ये है जोमेटो की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं अगले। अच्छा एक मिनट, जोमेटो आपने बहुत बढ़िया राइड कराया था डबल डिजिट से। हाँ। अब चैनल पे ऐसे ही गाबा सर ने हमारे साथ सोशल मीडिया में बहुत बढ़िया, जब भी वो चाचा भतीजा करते थे, गाबा सर ने बहुत, गाबा सर कुछ अब आज के समीकरण पता नहीं कैसे हैं, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे कुछ थकावट की इंडिकेशन, अपन ने बहुत बढ़िया राइड कर लिया है। एक्चुअली हमारा इट्स ओवर एक्सटेंडेड, इतना बता दो, इट्स ओवर एक्सटेंडेड जोमेटो। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मैं सेलिंग की बात बिल्कुल नहीं कहूंगा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, लेकिन यहाँ पर ओवर एक्सटेंडेड है और यहाँ पर थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, 240 भी पॉसिबल है, शायद वहां से एक सपोर्ट मिले जोमेटो में, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड है। चलिए भाई, जोमेटो से आगे बढ़ा जाए और अब निफ्टी की एक कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज, बदलाव हो रहा है इसके टॉप मैनेजमेंट में, इसीलिए इसको रेडा पे रखा है। बैती साहब चार्ट आप खोल के रखो HCL टेक का, आता हूं आपके पास। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं पूरी? कंपनी के जो CFO हैं प्रतीक अग्रवाल, जो सालों से कंपनी के साथ रहे हैं, उन्होंने दरअसल रिजाइन कर दिया इफेक्टिव सितंबर 6, 2024। इनकी प्रेस रिलीज कहती है कि प्रतीक अग्रवाल कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज परसू करते हुए दिखाई देंगे कंपनी के बाहर, लेकिन इसके बदले कौन CFO बनेगा वो जानना जरूरी है। तो शिव वालिया को CFO के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये कार्यभार प्रतीक अग्रवाल से संभालेंगे सितंबर 6 ऑनवर्ड्स। अब शिव वालिया ने इनफैक्ट अपनी करियर की शुरुआत HCL टेक में ही की थी। 1993 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कई सारी फाइनेंस लीडरशिप पोजीशंस इन्होंने हैंडल की है। इस समय बिजनेस फाइनेंस ऑपरेशंस और साथ ही साथ कॉर्पोरेट VP एंड ग्लोबल हेड ऑफ FP&A यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ओल्ड हैंड है, फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और वो CFO के तौर पर अब कंपनी को संभालते हुए दिखाई देंगे। दो प्रॉब्लम है, एक तो प्रतीक जी के साथ बात करने में मजा आता था, हाँ जरूर, बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करते थे, हमेशा रिजल्ट समझाते थे बहुत अच्छे से। अब वो होगा नहीं, हो सकता है वालिया साहब भी बेहतर करें, वो जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तब पता चलेगा। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की HCL टेक पे जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि इस कंपनी के साथ सीनियर मैनेजमेंट में ज्यादा एट्रिशन होता नहीं, बहुत लो लेवल है, पास्ट हिस्ट्री ये कहती है। तो करंट CFO जिनका बहुत लॉन्ग और सक्सेसफुल टेन्योर था कंपनी के साथ, उनका जाना है तो नेगेटिव सरप्राइज। लेकिन क्योंकि एक इंटरनल कैंडिडेट जो हर्षदा मेंशन कर रही है, कब से कंपनी 98 से है, तो ट्रांजिशन स्मूथ है, और वो ओवरवेट का कॉल जस का तस रख रहे हैं 1705 के लक्ष्य के साथ। ये हो गई एक ब्रोकरेज का व्यू इस ट्रांजिशन पे, इस अपडेट पे। लेकिन बैती साहब चार्ट्स की तस्वीर जी, इसका HCL टेक का 1697 पे ऑल टाइम हाई है और स्टॉक अभी सिर्फ हार्डली 1-1.5% वहां से नीचे चल रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और कंटिन्यूसली हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। पूरे लार्ज कैप IT में सबसे वेल प्लेस्ड स्टॉक है और जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी सलाह है कि कोई भी डिप आए तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। 1650 का एक स्टॉप लॉस लगा है। हमारे जो टारगेट्स है इसमें वो 1750 तक के टारगेट्स हैं। ओके, ये है HCL टेक्नोलॉजीज। रेडा पर रखिए इस काउंटर को। बहुत दिनों से सोच रहा था पूछूं नहीं पूछूं, आज फाइनली बैती साहब को फुल फ्रेम पे लेकर आइए। बैती साहब, ये पीछे क्या है, दरवाजा है कि खिड़की है आपके? आशीष जी, राइटिंग बोर्ड है, वो ग्लासेस है राइटिंग के लिए। ये जो वाइट है जी। अच्छा, कभी लिखते नहीं उसमें? कभी दिखा नहीं कुछ लिखा हो? या ऑन एयर आने से पहले पोस्ट देते हो आप? कोई मीटिंग में यूज करते हैं। ओके, बजाज ऑटो अगला काउंटर। बजाज ऑटो के लिए मानस आप चार्ट रेडी रखो, आपके पास आऊंगा। क्या अपडेट है हर्षदा?
बजाज ऑटो, जैसे कल हम मारुति डिस्कस कर रहे थे कि मारुति ने भी एक कंटिजेंसी तैयार की हुई, एक प्रोविजन कर रहे हैं वो एलटीसीजी इंडेक्सेशन का जो फायदा अब नहीं मिलने वाला है डेट म्यूचुअल फंड्स पर, वैसे ही कुछ प्रोविजन दरअसल बजाज ऑटो ने भी किया है। करीब 211 करोड़ तक का असर आता हुआ दिखाई दे सकता है Q2 में मुनाफे पर, क्योंकि वो प्रोविजनिंग कंपनी करती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए वो स्टॉक आज रेडार पर रखिएगा। ठीक है, ये वो जैसे कल मारुति सुजुकी ने मेंशन करा था, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, कल 0.5% मेरे ख्याल से ज़्यादा दबाव में था। बजाज ऑटो तो कल 1.25% गिरा हुआ था। ये नहीं गिरने वाला हाँ, ये ये कोई ठीक मतलब है, अभी indexation क्या है सब पता है, वैसे भी बहुत छोटा इम्पैक्ट है, हाँ। वन टाइम इम्पैक्ट, वो भी आई डोंट थिंक उससे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, चलिए मानस, चार्ट्स कैसी लग रही है बजाज ऑटो की? देखिए डिसअपॉइंट किया है क्योंकि फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट था, उसके बाद हमें कल फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये 9600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। 9600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आप फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 9875 के ऊपर सस्टेन करे। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 10,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया बजाज ऑटो। एक जोमेटो का लास्ट ट्रेड था, दूसरा अपडेट आया था पॉली मेडिक्योर की QIP लॉन्च्ड। सत्यव्रत साहब, चार्ट के समीकरण आप बैठ के रेडी रखो, मैं आता हूं। हर्षदा, क्या है अपडेट इस QIP के? पॉली मेडिक्योर ने इनफैक्ट अपना QIP लॉन्च कर दिया। 1000 करोड़ आशीष कंपनी रेस करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर लगभग इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब करीब 1850 से 1880 रुपए प्रति शेयर पर होता हुआ दिखाई देगा। 5.54% हिस्सा ऑफलोड होने की यहाँ पर तैयारी हो रही है इस पर्टिकुलर QIP में। और ध्यान रखिएगा, एक साइजेबल डिस्काउंट पर ये सौदे या फिर ये फंड रेज हो रहा है, क्योंकि 2126 पर स्टॉक जाकर कल क्लोज हो रहा था, और अगर आप अपर बैंड भी लें 1880 तो एक साइजेबल डिस्काउंट है। QIP बुक कल शाम को लॉन्च हुई, स्टॉक कल सेशन के दौरान बढ़िया फटा, 250 रुपए का उछाल देखने को मिला और तगड़ा चंक है 1000 करोड़। मतलब इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 5% के आसपास QIP इशुएंस के थ्रू निकाला जाएगा। पैसे का इस्तेमाल इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में, इसके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स में, मतलब कुछ अधिग्रहण वगैरह करना चाहते हैं, बेसिकली उसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। खैर, चार्ट्स अब तक के समीकरण सतपति साहब कैसा था पॉली मेडिक्योर का? जी, अगर आप इसे इसका डेली चार्ट देखें तो कल ओवर एक्सटेंशन हो गया, कल करीबन 9 बढ़ा है, और कहीं ना कहीं लगता है अपने जो 2150 से 2200 ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, 2125 के आसपास का इसका क्लोज है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक ही दिन में एक बड़ी छलांग लगाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। मेरे हिसाब से ये अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, इनफैक्ट कूल ऑफ होने के पूरे पूरे चांसेस है। मुझे लगता है अगर ये कूल ऑफ होता है करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि 1900 और 1850, ताकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो आज के लिए तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। अवॉइड करिए, अवॉइड करना लॉजिकल भी है। कल बहुत तेजी थी, डीप डिस्काउंट पे शायद ये QIP भर रहा होगा। एटलीस्ट फ्लोर प्राइस तो इसी तरह की तस्वीर बयां कर रही है। अब आइए, रिजल्ट सीजन खत्म हुआ। रिजल्ट सीजन की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले आपको याद होगा खूब लार्ज ट्रेड होते थे, बल्क डील विंडो पे खूब ट्रेड, प्रमोटर्स, मार्केट इन्वेस्टर्स के बेचने के अपडेट्स आते थे। वापस रिजल्ट सीजन खत्म हुआ, सिमिलर स्टोरी रिपीट होना शुरू हो गई है। एक वर्ड ऑफ कॉशन है वैसे ही है। लेकिन हर्षदा, कल किस तरह के लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुए? कौन कौन से स्टॉक्स रेडार पे? कई सारे स्टॉक्स में हमने देखा है साइजेबल ट्रेड्स आते हुए दिखाई दिए हैं। इथॉस में माहेन डिस्ट्रीब्यूशन ने लगभग 1,60,000 शेयर ऑफलोड किए हैं, करीब 3,346 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पर बायर बंधन बैंक के तौर पर उभर कर आया है। प्रताप स्नैक्स में हमने देखा ये सौदा होता हुआ। राजेश कुमार मेहता ने करीब 1,85,000 शेयर 856 रुपए पर ऑफलोड किए हैं, नियरली 1.85 लाख शेयर जैसे हम कह सकते हैं। प्रूडेंट कॉर्पोरेशन में ब्लॉक डील हुई, वहां पर संजय रमेश चंद्र शाह ने 4.12 लाख शेयर बेचे। इनका स्टेक लगभग 1% हल्का हुआ है कल के इस पर्टिकुलर सौदे में। साथ ही रमेश चंद्र चिमन लाल ने भी करीब 6 लाख शेयर बेचे हैं, उन्होंने इनफैक्ट अपना पूरा हिस्सा 1.48% का ऑफलोड किया है। सोसाइटी जनरले ने करीब 0.7% तक की हिस्सेदारी खरीदी है इस पर्टिकुलर कंपनी में। जैगल भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपनी ब्लॉक डील्स के जरिए करीब 4% स्टेक ऑफलोड किया है। तो ये बस रिजल्ट सीजन खत्म होने की देरी थी, और उसके बाद हमने देखा है एक के बाद एक बड़े सौदे और प्रोमोटर्स की तरफ से हिस्सा बिकना फिर शुरू है। गौरांग सर, लॉजिकली तो एक खतरे की घंटी,
पर ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसे 2 बार इंस्टेंसेस आए थे जब खूब इस तरह की सेलिंग हुई थी, पर बाजार ने मतलब प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, सब हो रहा है, उसके बाद भी स्टॉक चलते चले गए, वो गलत पड़े अपन। खैर इस बार डायनामिक्स बाजार के कुछ बदले हुए हैं, क्या करें उसके लिए, लेकिन फिर से प्रमोटर्स की सेलिंग, फिर के मार्केट इन्वेस्टर्स फिर माल छोड़ना शुरू कर चुके हैं, इस तरह के सप्लाई ओवरहैंग बन रहे हैं। अगर आप बाजार के दिग्गजों से, आप तो कर ही रहोगे, आप जानते हो किस तरह से और पाइपलाइन पड़ी हुई है सामने। देखिए आशीष, हाँ माफ कीजिएगा, आप बताइए। प्लीज कंटिन्यू, आप समझिए क्या इशारा क्या है। हाँ तो देखिए, कई कारण होते हैं जहां पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, और मेरे ख्याल से ये तर्क लगाना कि प्रमोटर अपने हिस्सेदारी कंपनी में बेच रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कंपनी के शेयर के दाम ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां पर मूल्यांकन और नतीजों को लेकर के कुछ अंतर नजर आता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे ख्याल से इतिहास गवाह है, काफी सारी कंपनियों में, एक सिर्फ मात्र उदाहरण में इंडिगो का दूं तो जिस प्रकार से मेरे ख्याल से 1000 के आसपास से मालिकों ने, प्रमोटर ने, पार्टनर्स ने माल बेचे थे, अभी भी बेच रहे थे, लेकिन स्टॉक के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तर्क लगाना कि अब, और हाल ही में मेरे ख्याल से फॉरेन पार्टनर वर्लपूल में जो था उसने भी अपनी हिस्सेदारी बेची, और ऐसे बहुत सारे। तो मैं ये नहीं समझता, अगर कंपनी का कामकाज दुरुस्त है और आपको तिमाही दर तिमाही और छमाही दर छमाही आमदनी और शुद्ध मुनाफे में कामकाज को लेकर के वृद्धि होती हुई नजर आती है, और साल दर साल घोषणाएं ऐसी करते हैं जिससे कामकाज को लेकर के सकारात्मक नजरिया आता है, तो आपको मालिकाना हक बेचते हैं या फिर प्रमोटर जो अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, उससे आपको कोई सी भी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ कंपनी को लेकर के गड़बड़ी आती है और कुछ खराबी आती है या फिर कुछ खबरें ऐसी आती है, तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो आप ये सब ज़्यादा इसको रीड थ्रू ना करें। फंडामेंटली अगर कंपनी मजबूत है तो हो सकता है ये उस कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का अच्छा मौका हो रहा हो। इंडिविजुअली इसको एक ब्रश से बेसिकली पेंट ना करें, इंडिविजुअली इन कंपनीज को स्टडी करें, उसके बाद डिसाइड करें। खैर, ये हो गए वो लार्ज ट्रेड्स जो कल प्ले आउट हुए थे, जिसमें लार्जली प्रमोटर्स चेकआउट कर रहे थे। बाकी के स्टॉक्स न्यूज, हर्षदा कौन कौन से? आशीष, हाईटेक पाइप्स कल बोर्ड बैठक हुई और 600 करोड़ कंपनी दरअसल QIP के जरिए रेस करने वाली है, उसका अप्रूवल मिल चुका है। अब आगे आने वाले समय में वो प्राइसिंग और डेट्स आती हुई दिखाई देंगी। वेदांता, जहां पर हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने जो स्टेक OFS के जरिए बेचा है, अब OFS के बाद 63.42% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक वैसे भी रेडार पर रहेगा। बोर्ड बैठक है आज डिविडेंड को लेकर, और ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड दरअसल कंपनी घोषित करने वाली है इस वित्त वर्ष के लिए। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेडार पर रखेंगे, एविएशन स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे, पेंट कंपनियां रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा है करीब करीब $77 के आसपास तक के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं, कूल ऑफ देखने को मिला है। दूसरी तरफ सीक्वेंस साइंटिफिक को प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बायबैक पर विचार करने वाला है, जब बोर्ड मिलेगा अगस्त 22 को, वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। मोतीलाल ओसवाल के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है NCDs के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए रेस करने का, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टाटा मोटर्स ने कहा है कि कंपनी ने 1 सितंबर की तारीख तय कर दी है। ये शेयर होल्डर्स जो एलिजिबल है DVR शेयर स्वॉप्स के लिए, वो पहले ही अनाउंसमेंट आ चुका है कंपनी की तरफ से। इंडसइंड बैंक, RBI ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी अब एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकती है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब कंपनी लॉन्च करेगी, इवेंचुअली फंड इन्फ्यूजन वाया इक्विटी कैपिटल होता हुआ दिखाई देगा। सफायर फूड्स सितंबर 5 को मिलेगा। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को चर्चा होने वाली है उस बोर्ड बैठक में। आंध्र पेपर के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है स्टॉक स्प्लिट का, एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। रिकॉर्ड डेट 11 सितंबर है, तो ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है आज का। रखिए तमाम काउंटर्स अपने रेडार पे। एक स्टॉक इसमें से इंडसइंड बैंक, दिग्गज है, बैंक से लेकर वैसे मूड बिगड़ा हुआ है कविता जी, लेकिन पिटा हुआ बैंक है, और खबर तो अच्छी है कि इसके म्यूचुअल फंड को रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी। अब इस AMC बिजनेस को शुरू कर सकता है सब्सिडरी के तौर पे। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इंडसइंड के? तो इंडसइंड अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन से अपने 100 EMA को बचाने की कोशिश कर रहा है।
मुझे लग रहा है 1330 के लेवल को अगर ये प्रोटेक्ट करता है तो यहाँ एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं जो काउंटर को टुवर्ड्स 1380 1400 की तरफ लेकर जा सकता है, तो काउंटर शुड प्रोटेक्ट 1340। ओके, इंडसइंड बैंक रेडा पर रखिए गए सारे काउंटर जो हजदा मेंशन कर रही हैं। इसमें से एक हिंदुस्तान जिंक, गौरांग सर बहुत पिटा है ये, बल्कि इस ओएफएस के बीच में भी 9% और 5% 2 दिन और लद गया। क्या आप इन लेवल्स पे अराउंड 500 एक बायर हो या नहीं? देखिए, बुनियादी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना आशीष, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और जो भी 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं इसको लेकर के ये निचले स्तर हम देख रहे हैं। कंपनी को कामकाज की अगर आप बात करें तो जो भी टिप्पणियां आई हैं उससे ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया कि नतीजों में कोई बहुत ही बुरा या प्रभाव पड़ेगा। तो छोटी मध्यम अवधि की अगर आपके पास समय सीमा है तो मैं पर्याप्त नहीं हूं इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर समय की पाबंदी नहीं है, अगर निवेश है तो निवेशित रहें, निवेश लायक आपके पास पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो जोड़ सकते हैं। और किसी ने भी अगर ये सोचा होगा कि गिरावट आएगी तब मैं खरीदारी करूंगा लंबी अवधि के लिए, तो अनिवार्य है शुरुआत करिए और गिरावट पर और जोड़िए। ओके, चलिए। अच्छा, एक और चीज, सारी चीजें हो गई मुनाफे की तैयारी में कंप्लीट। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट, हालांकि उसकी भी हमने चर्चा कर रखी है और डिटेल में उतर आते हैं। यूबीएस की वायर्स एंड केबल्स पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और 2 स्टॉक खास तौर पे जो हाईलाइट है। हजदा, क्या कहती है रिपोर्ट? यूबीएस ने बेसिकली अपनी इनिशिएट की है कवरेज केईआई और पॉलीकैप पर, दोनों पर बाय कॉल है। केईआई के केस में यहाँ पर बाय कॉल दे रहे हैं, 6150 का टारगेट है, यानी कि मौजूदा प्राइस से करीब 41% तक का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी एक प्योर प्ले केबल एंड वायर बिजनेस है, कंसिस्टिंग अर्निंग्स कंपाउंडर है और यहाँ पर आगे ब्रांडेड वायर केबल बिजनेस में कंपनी का मार्केट शेयर और बढ़ने की क्षमता है, ये यूबीएस कहता है। कंपनी ने, आपको याद होगा, FY24 में 400 करोड़ कैपेक्स के तौर पर अनाउंस किया था, जो लगभग 4 गुना है FY18 से 23 के बीच, और अब 700 करोड़ का और कैपेक्स आने वाला है 25 से 27 में, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट प्ले रहेगा और ये ड्राइव करेगा कंपनी के टॉप लाइन को। पॉलीकैप के केस में यहां पर बाय कॉल भी दिया गया है, 8550 का टारगेट है। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 32% के अपसाइड की गुंजाइश यूबीएस कैलकुलेट कर रहा है। एक सिक्लिकल ग्रोथ चैंपियन है ये, इनफैक्ट अपनी हेडलाइन में पॉलीकैप के केस में यूबीएस ने कहा है। लॉन्ग टर्म में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की ग्रोथ आ रही है उसका पूरा फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। एफएमईजी सेगमेंट में कंज्यूमर पुल की है जो कंपनी के फेवर में जाता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह से बढ़ रहा है वो की ट्रिगर रहने वाला है कंपनी के लिए नियर टर्म में, और आगे चलकर ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स भी पिकअप होंगे, इसीलिए दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। रखिए इनको भी रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, मुनाफे की तैयारी पूरी, ब्रेक के उस पार पहला सौदा की शुरुआत। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Century Ply Club Prime, रहो बेफिक्र। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ, डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ? सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing और Century Ply Club Prime, रहो बेफिक्र। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।